नमस्कार। सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे यूनिवर्स के सबसे बड़े राज जैसे कि बिग बैंग हजारों साल पहले ही एक प्राचीन संस्कृत भजन में लिख दिए गए हों। आज हम इसी हैरान कर देने वाली पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। और ये सिर्फ कोई हवाई सवाल नहीं है। ये हमें साइंस और हमारे पुराने ज्ञान के बीच एक बहुत ही गहरे छुपे हुए कनेक्शन की तरफ ले जाता है। तो चलिए देखते हैं कि मामला क्या है। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का सेंटर पॉइंट है विष्णु सहस्त्रनाम। ये महाकाव्य महाभारत का एक बहुत पुराना संस्कृत भजन है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि हर एक नाम एक कॉस्मिक प्रिंसिपल, एक ब्रह्मांडीय काम को समझाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म से। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे मॉडर्न साइंस की सबसे बड़ी बड़ी खोजें इस पुराने टेक्स्ट में सदियों पहले से ही मौजूद हैं। कमाल है ना? आज की साइंस हमें बताती है कि सब कुछ एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ। सोचिए, एक ऐसा छोटा सा इन्फिनिटली छोटा और गर्म पॉइंट जिसमें पूरा का पूरा ब्रह्मांड, सारा मैटर, सारी एनर्जी एक जगह पर पैक था। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। अब देखिए कमाल की बात। विष्णु सहस्त्रनाम में जो 88वां नाम है वो है विश्वरेता। और जानते हैं इसका मतलब क्या है? ब्रह्मांड का बीज। है ना कमाल? ये तो सीधा सीधा साइंस की सिंगुलैरिटी वाली बात हो गई। ये लाइन इस गहरे आइडिया को बताती है कि वो परम शक्ति ही इस पूरी सृष्टि का ओरिजिनल सोर्स है। ठीक वैसे ही जैसे सिंगुलैरिटी से हमारे यूनिवर्स का जन्म हुआ। बिग बैंग के ठीक बाद, पलक झपकने से भी कम टाइम में, एक फेज आया जिसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें यूनिवर्स ने, आप कह सकते हैं, अपनी ही एनर्जी से खुद को जबरदस्त तेजी से फैलाया। इस थ्योरी का मतलब यह है कि यूनिवर्स को बनाने के लिए किसी बाहर वाले क्रिएटर की जरूरत ही नहीं थी। और यहीं पर एक और कमाल का कनेक्शन सामने आता है। सहस्त्रनाम में एक नाम है स्वयंभू। इसका मतलब है जो खुद से पैदा हुआ हो या सेल्फ मैनिफेस्टेड। ये तो सीधे सीधे उस साइंटिफिक आइडिया से जुड़ता है कि यूनिवर्स अपने ही दम पर, अपनी ही पोटेंशियल से बना। और सिर्फ यही नहीं, ऋग्वेद में भी अजह यानी अजन्मा की बात कही गई है। ये आइडिया इस बात को और भी पक्का करता है कि यूनिवर्स खुद ही प्रकट हुआ है। चलिए अब यूनिवर्स के जन्म से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके विस्तार की, इसके फैलने की। सवाल यह है कि क्या हमारे प्राचीन ऋषियों को भी इस लगातार फैलते हुए डायनामिक यूनिवर्स के बारे में पता था? ये जानना बहुत जरूरी है कि कुछ 100 साल पहले तक वेस्टर्न साइंस ये मानती थी कि यूनिवर्स स्टैटिक है, स्थिर है। ये तो 1920 के दशक में जाकर पता चला कि अरे नहीं, ये तो फैल रहा है। और दूसरी तरफ सहस्त्रनाम में हमें 426वां नाम मिलता है विस्तारः। इसका मतलब है विस्तार करने वाला या दी एक्सपैंडर। सोचिए, हबल की खोज से सदियों पहले ही एक फैलते हुए यूनिवर्स का जिक्र। एक और नाम है ऋद्धा, जिसका मतलब है जो खुद विस्तारित हुआ है। ये इस आइडिया को और भी गहरा बनाता है। वो परम शक्ति खुद ही फैलकर ये पूरा ब्रह्मांड बन गई। ये सिर्फ एक फिजिकल एक्सपेंशन नहीं है, ये चेतना का भी विस्तार है। आज हम जानते हैं कि स्पेस और टाइम अलग अलग नहीं है, वो एक ही चीज का हिस्सा है, जिसे स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम कहते हैं। ये यूनिवर्स का एक तरह का फैब्रिक है, एक ताना बाना है जिस पर सब कुछ होता है। अब देखिए, सहस्त्रनाम में एक नाम आता है संवत्सरः, जिसका मतलब ही है समय या साल। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो परम शक्ति सिर्फ समय के अंदर नहीं है, बल्कि वो खुद ही स्पेस और टाइम का आधार है, जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। तो हमने यूनिवर्स के जन्म और उसके फैलने की बात कर ली। अब चलते हैं इसके लाइफ साइकिल के आखिर में, जिसे महाप्रलय या कॉस्मिक डिसोल्यूशन भी कहते हैं। जैसे एक बिग बैंग था जिसने सब कुछ शुरू किया, वैसे ही कुछ साइंटिस्ट्स बिग क्रंच की थ्योरी देते हैं। एक ऐसा टाइम आएगा जब यूनिवर्स का फैलना रुक जाएगा और वो वापस अपने अंदर ही सिमटना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो तो दिमाग हिला देने वाला है। सहस्त्रनाम में एक नाम है त्वष्टा। इसका मतलब पता है क्या है? वो जो महाप्रलय के समय सब कुछ सिकोड़ देता है। ये तो बिग क्रंच की एकदम परफेक्ट पोएटिक डेफिनेशन है। फिजिक्स के हिसाब से जब ये सब कुछ सिमटेगा तो मैटर अपनी मोटी यानी ग्रॉस फॉर्म से टूटकर अपने सबसे छोटे, सबसे बेसिक पार्टिकल्स की हालत में वापस आ जाएगा, अपनी सूक्ष्म अवस्था में। और ये पूरा साइकिल सहस्त्रनाम के एक और नाम सूक्ष्मः
के साथ पूरा होता है। इसका मतलब है बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म या दी सटल। ये हमें वापस उसी सब एटॉमिक स्टेट में ले जाता है जहां से ये सारी कहानी शुरू हुई थी। कमाल का साइकिल है ना? तो अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर हमारे प्राचीन ऋषियों को ये सब पता कैसे चला? उनके पास कौन सी टेक्नोलॉजी थी? उनका मेथड क्या था? देखिए, जहां आज का साइंस बाहर की दुनिया यानी महाकाश को समझने के लिए टेलीस्कोप और पार्टिकल एक्सेलरेटर जैसी मशीनों का इस्तेमाल करता है, वहीं हमारे ऋषियों का तरीका अलग था। उन्होंने अपनी चेतना को बाहर की जगह अंदर की तरफ मोड़ा, चिदाकाश में यानी चेतना के आकाश में देखा। उनकी टेलीस्कोप थी उनकी दृष्टि, उनका डायरेक्ट इंटरनल परसेप्शन। और यही तरीका हमें वैदिक कॉस्मोस की पूरी पिक्चर दिखाता है। ये एक रिदमिक साइकिल है। सृष्टि यानी क्रिएशन, स्थिति यानी सस्टेनेंस मतलब पालन पोषण, और संहार यानी डिसोल्यूशन। ये एक कभी ना खत्म होने वाली ब्रह्मांडीय धड़कन की तरह है। इस पूरे कॉस्मिक साइकिल को और भी आसानी से समझने के लिए आइए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना इमेजिन कीजिए कि ये पूरा यूनिवर्स एक बहुत बड़ी, एक महान ब्रह्मांडीय सांस ले रहा है। एक ऐसी सांस, एक ऐसी लय जो हमेशा चलती रहती है। बिग बैंग उस सांस को बाहर छोड़ने जैसा है, एक पॉइंट से रोशनी और आकार का फैलना। और बिग क्रंच वो उसी सांस को वापस अंदर लेने जैसा है, जहां सब कुछ वापस अपने दिव्य सोर्स में सिमट जाता है, अगले साइकिल का इंतजार करने के लिए। तो आखिर में हम बस इसी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये सारे हैरान कर देने वाले कनेक्शंस सिर्फ इत्तेफाक हैं, कोइंसिडेंस हैं, या फिर ये यूनिवर्स को समझने के उस खोए हुए विज्ञान की तरफ इशारा करते हैं जो मशीनों पर नहीं बल्कि चेतना पर आधारित था? ये बात सोचने वाली है।